हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अभी तक जितनी बातें अपन ने की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे मोस्टली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और अपन ने बेसिक बातें 2 लेक्चर्स में ख़त्म की। कल के लेक्चर में मैंने आपको एटम के ऊपर दिए हुए 2 मॉडल्स को एक्सप्लेन किया था, जिसमें से एक था थॉमसन और दूसरा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 2 मॉडल्स कल अपन ने देखे थे। आज अपन उसी के बाद कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक तीसरा मॉडल जो एटम पे ही दिया गया था। ठीक है, मैंने आपको उसका नाम बहुत पहले इंट्रोड्यूस करा दिया था, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की थी। तो आज अपन उनके मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उन्होंने एटम को कैसे एक्सप्लेन किया था। चलिए अपन हेडिंग डालते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और उसी को नाम इन्होंने दिया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आप सब पहले तो हेडिंग डाल दो जल्दी से, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आई होप आप सबने डाल दिया होगा हेडिंग। चलिए, बोर्ड में जगह कंजेस्टेड है, दैट्स व्हाई अपन ऊपर एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, वैसे तो रदरफोर्ड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन एटम के मामले में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। इन्होंने एटम को डिफाइन करने के लिए मतलब जो चीजें बताई वो ज्यादा वैलिड नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग एक चीज याद रखना कि इनका मॉडल है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। मैं आपको यहीं भी बताऊंगा न्यूक्लियस कैसे ढूंढा गया था। सबसे पहली चीज इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये अल्फा स्कैटरिंग क्या है। आप सबने सुना होगा 10th में, आपने एक चैप्टर में रेडियो एक्टिव वेव्स पढ़ी थी, रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ा था। उसमें अल्फा बीटा गामा करके चीजें थी। तो ये अल्फा रेज वही है। अब सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेशन बता देता कि अल्फा रे फॉर्म कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ अल्फा, हेडिंग डाल दीजिए। बहुत इजी है, कैसे हुई थी अल्फा रे की फॉर्मेशन, उस पर अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हो हीलियम। हीलियम क्या होता है? 2He4। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, तो मैक्सिमम सभी लोग बता देंगे। भाई एटॉमिक नंबर देख के आप बता दो, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो आप एटॉमिक नंबर देख के बता दो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो लिख ही देते हैं। अपन क्या बोलेंगे? हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन एंड 4 - 2 = 2 न्यूट्रॉन। अब अगर मैं बात करूं इस हीलियम की, तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है और 2 पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल है। चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज = पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई एटम इज न्यूट्रल। बट मैं बोलूं कि इसमें से अपन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। अब आप सब जानते हो कि किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो वो कन्वर्ट होता है पॉजिटिव आयन में। और कितने पॉजिटिव चार्ज कोई अपने ऊपर लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो रिमूव करता है। और कोई जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, रिसीव करता है, उतने नेगेटिव चार्ज लेता है। तो अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाले तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2He4++। यही बनने वाला। तो 2He4++ जो ये बना, इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, या फिर
डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीलियम एटम देन इट कन्वर्ट इन डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन एंड डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। अगर डबली आयनाइज्ड का मतलब क्या है? देखो बेटा, आयनाइज का मतलब क्या होता है? आयनाइज का मतलब होता है सपोज अपने पास कोई एक एलिमेंट है, उसमें से अपन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको अपन नाम देते हैं आयोनाइजेशन। और किसी मेटल का आयोनाइजेशन उसकी गैसियस स्टेट में होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। आगे जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे तो वहां मैं बताऊंगा आयोनाइजेशन को डिटेल में, बट यहाँ के लिए आप लोग याद रखो कि किसी न्यूट्रल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करना ही आयोनाइजेशन कहलाता है। तो ये डबली आयनाइज्ड क्यों बोला? क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल करोगे तो सिंगल आयनाइजेशन होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर निकालने जाओगे, यानी अब इसको X प्लस में से वापस एक इलेक्ट्रॉन तुम रिमूव करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? X प्लस प्लस में। तो इसका मतलब ये था सिंगल आयनाइजेशन, ये था डबल आयनाइजेशन यानी सेकेंड आयनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दो बार आयनाइजेशन हुआ है, तो ये क्या है? डबली आयनाइज्ड। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार बनाओ। डबली आयनाइज्ड का मतलब क्या होता है? डबली आयनाइज्ड मतलब किसी, यानी कि अपन ने हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल के दो बार उसका आयनाइजेशन किया। जल्दी से बना लीजिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई पूछे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? जब हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं तो वो 2He4++ बन जाता है, और 2He4++ विच मीन्स कि उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब थोड़ा सा फोकस करना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी थे, प्रोटॉन भी थे, न्यूट्रॉन भी थे, बट अगर मैं यहाँ चेक करूं तो यहाँ पे क्या क्या है? तो यहाँ पे दो प्रोटॉन्स है एंड दो न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन तो अपन ने रिमूव कर दिया ना, मतलब इसके पास किसी भी टाइप का नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल कैसा है, तो आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, इसके पास किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपन ने हीलियम से रिमूव किया तभी इसका फॉर्मेशन हुआ, यानी ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज कंटेनर है। इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल के पास किसी भी टाइप का नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। जल्दी से बना लीजिए इसको। अब इसको डिफाइन करने की नीड नहीं है, बट अगर आपसे कोई पूछे तो अपन क्या बोल सकते हैं? When electrons are removed from helium atom and convert it into a positive ion, then it is known as alpha particle. अब यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है। क्वेश्चन क्या जनरेट होता है कि सिर्फ हीलियम ही अल्फा पार्टिकल क्यों बनाया गया? हीलियम के अलावा बहुत से मेटल है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, इन सबको अल्फा पार्टिकल क्यों नहीं बनाया गया? तो बेटा आप लोग एक चीज नोटिस करो कि हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन थे और हीलियम दो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, लेकिन बाकी के साथ ऐसा नहीं है ना। बाकियों में अगर वैलेंसी सेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो बीच में और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमें क्या है? पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, इसकी जगह हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन अल्फा पार्टिकल बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर चार्ज सिर्फ सिंगल पॉजिटिव आएगा, और सिंगल पॉजिटिव और डबल पॉजिटिव अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। दैट्स व्हाई अपन हीलियम को ही कंसीडर करते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। लोग आपसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेंगे कि हीलियम के अलावा कोई दूसरा अल्फा पार्टिकल हम क्यों फॉर्म नहीं कर सकते, तो आपका बेसिक सा आंसर होगा कि अल्फा पार्टिकल के पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है, और हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के हम किसी में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं कर सकते। अब
मे बी आप लोग ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन जनरेट नहीं हो रहे होंगे, बट जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊंगा बेसिकली वही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनते जाओ। हटा देता हूँ इसको। तो आप सबको पता चल गया होगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब अपन चलते हैं, और आयनाइजेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक फॉर्म में कि आयनाइजेशन क्या होता है और डबल आयनाइज का मतलब क्या होता है। हम लोग चलते हैं इस एक्सपेरिमेंट की तरफ कि एक्सपेरिमेंट था क्या। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ चीजें ली गई थी। सबसे पहले गोल्ड्स थिन फॉइल। अब यहां मैं आपको जो जो पॉइंट्स बताता जाऊंगा कि जैसे क्रॉस क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उन सब चीजों को फोकस करना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले कभी भी पूछेंगे, और आपने अगर ये मॉडल पढ़ा है, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो आपको इससे रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको खुद ब खुद दे दूंगा, बस आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए चलो। सेकेंड, अल्फा पार्टिकल। थर्ड, रेडियो एक्टिव मशीन। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अल्फा पार्टिकल, रेड और गोल्ड की थिन फॉइल और रेडियो एक्टिव मशीन, ये सब क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि अल्फा पार्टिकल को स्टोर करने के लिए हमें एक रेडियो एक्टिव मशीन रिक्वायर्ड थी, जिसमें हम अल्फा पार्टिकल को स्टोर कर सके और उसके बाद गोल्ड की थिन फॉइल पे बॉम्बार्डिंग कराए। सपोज करो मेरे पास एक मार्कर है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये गोल्ड की थिन फॉइल है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, इसको फेंकूंगा, यानी इसकी बॉम्बार्डिंग कराऊंगा। तो ये मार्कर तो बहुत हैवी होते हैं, इनके साइज वाइज बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एक रे तो बहुत, मतलब आप ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारी रे जाके उस गोल्ड की थिन फॉइल पे गिरेंगी और उसके बाद अपन देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की थिन फॉइल क्यों ली गई। तो बेटा आप सब जानते हो गोल्ड कैसा मेटल है। गोल्ड डक्टाइल और मेलिएबल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, यानी गोल्ड के पास जो प्रॉपर्टी होती है ना डक्टिलिटी की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों? डक्टिलिटी होता क्या है? डक्टिलिटी होता है किसी मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट करना। सपोज करो हमारा मेटल है, हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो ब्रेक नहीं हो रहा, तो ऐसा कौन सा मेटल? गोल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा। ऐसे तो सिल्वर भी है, आपका प्लेटिनम भी है, ये सब जितने भी नोबल मेटल होते हैं, नोबल मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, वो सब आपके होते हैं, लेकिन उनमें से गोल्ड सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दिखाता है। तो डक्टिलिटी थिन वायर में कन्वर्ट करना, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? अब सपोज करो मैं इस मार्कर को पीटूं तो ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ब्रेक हो रहा है ना, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप गोल्ड को ले लो और गोल्ड को आप पीटते जाओ पीटते जाओ पीटते जाओ, वो बेटा बिल्कुल थिन होता चला जाता है, लेकिन ब्रेक नहीं होता इजी। दैट्स व्हाई अपन ने यहाँ पे गोल्ड यूज किया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गोल्ड ही क्यों यूज किया गया, तो आपका आंसर होगा बिकॉज गोल्ड के पास मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो जब अल्फा पार्टिकल जैसे हैवी रेस को हम उन पे बॉम्बार्डिंग कराते हैं तो वो फटती नहीं है और हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी गलत नहीं हो पाता, सारे ऑब्जर्वेशन हमें इजीली मिल जाते हैं। तो तीनों आंसर मिल गए। गोल्ड की थिन फॉइल क्यों यूज की गई, अल्फा पार्टिकल फॉर्मेशन अपन ने देख ही लिया, और रेडियो एक्टिव मशीन वो अल्फा पार्टिकल को स्टोर करने के लिए था। चलिए अपन चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो पहले मैं आपको डायग्राम बना लेते पहले अपन। तो देखिए, सपोज करो ये ले ली मैंने सपोज करो ये एक रेडियो एक्टिव मशीन है, जिसमें अपन ने अल्फा पार्टिकल को स्टोर कर दिया। ये अपन ने गोल्ड की थिन फॉइल ले ली, और ये उसके पीछे अपन ने एक फ्लोरोसेंट लगा दिया। या फिर इसी को बोल दिया ZNS स्क्रीन।
अब ये क्या होता है, फ्लोरेसेंट क्या होता है, आप सबने देखा होगा बेटा, आप लोग हाईवे पे जाते हो बाई कार बाई बाइक कैसे भी, आप लोग को हाईवे पे इंडिकेटर्स दिखते हैं, यानी आपको एक बोर्ड दिखता है जिसपे लिखा होता है कि आप इस जगह से इतने किलोमीटर अवे हो या इतने किलोमीटर बाद ये जगह आने वाली है। जैसे आपकी लाइट उस बोर्ड पे पड़ती है, ग्रीन कलर का होता है, वैसे नॉर्मली वो अंधेरे में नहीं दिखता, लेकिन लाइट पड़ने के बाद वो ग्लो करता है। यानी लाइट क्या है, लाइट तो रे कंटेन कर रही है ना, वो रे जाके उससे टकराती है और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, उससे बोलते हैं फ्लोरेसेंट। कि आप लोग बोलते हो आपकी घड़ी में रेडियम लगा हुआ है, नहीं, रेडियम इतना सस्ता एलिमेंट नहीं है जो आपकी घड़ी में लग जाएगा। यानी अपन 200 रुपए की घड़ी लेते हैं तो उसमें बोल देते हैं रेडियम लगा हुआ है। बेटा रेडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में काउंट किया जाता है और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। वो जो आपकी वॉच वगैरह में लगा रहता है, जो लाइट देता है, वो होता है ZNS स्क्रीन, यानी उस स्क्रीन की वजह से आपको वो लाइट फील होती है अंधेरे में, जब उस पर थोड़ी बहुत रे वगैरह कुछ पड़ती है। ठीक है, अब देखिए करेगा क्या इस एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड ने किया क्या। रदरफोर्ड ने इन अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई है इस गोल्ड की थिन फॉइल पे। बॉम्बार्डिंग कैसे, जैसे उसने इस मशीन से बहुत सारी रे को इस गोल्ड की थिन फॉइल पे फेंका, बॉम्बार्डिंग करेंगे। इस मशीन से बहुत सारी रे इस गोल्ड की थिन फॉइल पे जा रही है। अब ध्यान से सुनना, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे। वो ये देखना चाहता था कि ये रे जो इससे पास की जा रही है, अब बेटा ये हैवी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करने वाली रे है। गोल्ड की थिन फॉइल हमने इसलिए लिया क्योंकि ये मैलिएबल है, डक्टाइल है, यानी ये रे जब इसमें से जाएंगी तो फटेगी नहीं, लेकिन अगर पास होके पीछे जाएंगी तो इसको हिट करते ये लाइट देगी। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही ऑब्जर्व करना चाहा कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की थिन फॉइल से पास कराए तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाला। तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि बहुत सारी रे तो सीधा पास होती चली जा रही है, बहुत सारी रे सीधा पास होती चली जा रही है। ठीक है, कुछ रे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कुछ रे जो हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ऑब्जर्व करो, अपन अगर नंबर दे तो सबसे ऊपर वाली रे को अपन नंबर देते हैं 1, तो इधर से भी देते हैं 1, सेकंड वाले को 2, तो इधर से भी 2, इसको देते हैं 3, तो ये भी 3, इसको 4, तो ये भी 4 और ये 5। यानी उसने क्या देखा कि फर्स्ट और सेकंड रे जो सबसे बहुत दूर से जा रही थी, यानी सेंटर को ऑब्जर्व करते हुए चलना, सेंटर से जो बहुत दूर से जा रही थी वो तो सीधा निकल गई, उनमें किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं आया। ये थर्ड वाली रे सेंटर के थोड़ा पास में आई ना, तो ये डिफ्लेक्ट हुई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। जो फोर्थ नंबर रे है वो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। ठीक है, तो ऐसा ही इधर भी हो रहा था, जो दूर से जा रही थी वो तो सीधा पास हो जा रही थी, जो थोड़ा पास से गई वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुई, और जो बिल्कुल पास से गई वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई। अब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसे ये कुछ ऑब्जर्वेशन दिखे। इस रे का क्या हुआ, तो उसने 5th नंबर रे में पाया कि ये जैसी गई थी, यानी ये ऐसी गई एज इट इज वापस आ गई। यानी कैसा बोल रहा मैं, सपोज करो गोल्ड की थिन फॉइल है, ये रे नंबर 5 है, ये अगर ऐसे गई ऐसे कैसे वापस आ गई, यानी डिफ्लेक्ट भी नहीं हुई, पार ही नहीं हो पाई, इस गोल्ड की थिन फॉइल से पार ही नहीं हो पाई, ये उसके सामने गई और सामने से ही वापस आ गई। अब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसके दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम भी समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अगर रे डिफ्लेक्ट हो रही है तो सबसे पहले ये देखो रे कौन सी थी, ये रे थी अल्फा पार्टिकल। सेकेंड चीज, अल्फा पार्टिकल चार्ज कौन सा कंटेन कर रही है, तो अपना सबका आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर अपोजिट चार्जेस। अगर रे आपके सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर चार्ज डिफरेंस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अपना आंसर क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में चार्ज का डिफरेंस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए थे, यानी दो पार्टिकल्स में अगर चार्ज का डिफरेंस है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए थे। और रिपल्सन कब पॉसिबल है, जब दोनों के पास चार्ज कैसे हो, सेम। अब ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनर थी, ये रिपेल हो रही है, तो इसका मतलब इस गोल्ड की थिन फॉइल के पास पॉजिटिव चार्ज इंडिकेटेड है,
यानी इसके पास कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन दे रहा है। तो रदरफोर्ड ने यही चीज एक्सप्लेन की। उसने क्या बोला कि गोल्ड की थिन फॉइल के सेंटर पे कोई तो हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हैवी पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला? इस रिपल्शन की वजह से। और ये रिपल्शन कैसे पता चला? इस स्क्रीन की वजह से। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जब गोल्ड की थिन फॉइल पे उसने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई तो बहुत सारी रे, तो मैक्सिमम 98% रे तो बिना डिफ्लेक्शन के ही पास हो गई। लेकिन कुछ रे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और जो रे सेंटर पे से जा रही थी वो एज इट इज वापस आ रही थी। यानी डिफ्लेक्शन सेंटर के पास में आने की वजह से हो रहा था। तो रदरफोर्ड ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि गोल्ड की थिन फॉइल या गोल्ड के एटम के सेंटर पे हैवी पॉजिटिव चार्ज, उस हैवी पॉजिटिव चार्ज को ही उसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। उसने ये बताया कि कोई भी एटम अपने सेंटर पे एक हैवी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है जिसकी वजह, और उसका एक्सपेरिमेंट उसने गोल्ड के ऊपर किया क्योंकि गोल्ड के अलावा कोई दूसरा अगर पार्टिकल लेता तो ये रे उस मेटल को या फिर उस एलिमेंट को फाड़ देते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं बेटा रे, और ये बहुत ही वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो जैसे ही वो इसमें से पास होते हैं क्या अब एक सपोज करो अपने पास एक पेपर है। अब एक दीवार पे अगर मैं मार्कर को मारूंगा तो ये दीवार में छेद कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं एक पेपर ले लूं और पेपर में मार्कर को मारूं, पेपर में तो छेद कर देगा। ऐसा थोड़ी ना पेपर से रुक के वापस गिर जाएगा, नहीं गिर पाएगा। पेपर क्या है, बहुत लाइट है। तो वैसे कोई और एलिमेंट लेते हैं तो ये रे क्या करती है, उसमें से छेद करके निकल जाती है। हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूफ ही नहीं हो पाता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो गोल्ड की थिन फॉइल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो रे को सीधा सीधा पास कर रहा था, रोक रहा था, देख रहा था, यानी वो फटा नहीं। तो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। तो अब इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या है, पहले थ्योरेटिकल सुन लो फिर अपन लिख लेंगे। रदरफोर्ड ने क्या पाया? रदरफोर्ड ने पाया कि जब उसने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग गोल्ड की थिन फॉइल पे कराया तो उसने देखा कि बहुत सारी रे, लगभग 98% रे तो सीधा पास हो रही है, उनमें किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे सेंटर के पास में रे आ रही है डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, और जो रे सेंटर के बिल्कुल सामने जा रही है वो एज इट इज वापस आ रही है, ठीक है। तो उसने बताया कि गोल्ड का एटम सेंटर पे एक हैवी पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। अब उसको कैसे पता चला हैवी पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि बेटा अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के सामने आएगा, उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे वही चीज फील हुई ना, ये रे बिल्कुल सामने गई सेंटर के और एज इट इज वापस आ गई, ठीक है। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट। तो उसने उस हैवी पॉजिटिव चार्ज को नाम दिया न्यूक्लियस। तो यहां से खोज हुई थी न्यूक्लियस की। बनाइए एक बार जल्दी से इसको, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं।